जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं आशीष पटनायक और आज हम आए हैं अपने दूसरे वीडियो के ऊपर। और दूसरा वीडियो हम किसके ऊपर बना रहे हैं, वही एस राजामौली और प्रशांत नील के पॉइंट ऑफ व्यू को हम आज जज करेंगे। उसके बाद हम आज बात करेंगे कि उनके फिल्म्स में क्या होता है स्पेशल, और उनके फिल्म्स में क्या होती है मतलब एक यूनिक चीज़ जो होती है ना, यूनिक रेसिपी होती है उनके फिल्म्स में, उनके जो ट्रेड सीक्रेट्स क्या है, उसके बाद उनके इंग्रेडिएंट्स क्या रहते हैं, उनके क्राफ्ट के, उनके सिनेमा में क्या रहते हैं इंग्रेडिएंट्स। तो फिर चलिए बात करते हैं इसके ऊपर। हम आज देखेंगे एक सिनेमा को, हम सिनेमा की नज़रिए से नहीं देखेंगे, हम एक सिनेमा को देखेंगे एक रेसिपी की नज़रिए से। पॉइंट ऑफ व्यू हमारा वही होगा एक शेफ़ वाला, मतलब हम देखेंगे एक फिल्म को जैसे कि हम उसको एक खाना बना रहे हैं जिसमें कि नमक छिड़क रहे हैं, शुगर डाल रहे हैं, उसके बाद हम उसमें मसाला डाल रहे हैं, उसके बाद थोड़ा मतलब उसका तड़का लगा रहा है। ये सारे चीज़ जो होता है ना, ये सारा चीज़ होता है एक खाना बनाने वाले आदमी के साथ ये रिलेटेबल बन जाता है। तो भाई ये चीज़ सेम होता है फिल्म मेकर्स के साथ। फिल्म मेकर्स को इक्वली सारे इमोशंस को कैटर करना होता है, नवरसस होता है, जैसे कि हमने बात की थी अपने पहले वीडियो में। नवरसस 9 इमोशंस, उसको कनेक्ट करना है, आपको बताना है, ऑडियंस को कनेक्ट करके रखना है। उसके बाद ऑडियंस को कैसे आपके स्टोरी के साथ रिलेटेबल बनाना है ताकि सब आपके साथ रिलेट कर पाए। अगर रिलेट नहीं कर पाएंगे भाई, आप तो बॉलीवुड जैसे बन जाओगे, करण जौहर जैसे बन जाओगे, स्टूडेंट ऑफ द ईयर बनाओगे। स्टूडेंट ऑफ द ईयर तो भाई ये बड़े लोगों को दिखाया जाता है, मतलब यहाँ पे इंडिया में तो हम छोटे लोग हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास या फिर लोअर क्लास रहते हैं। तो फिर ये जो चीज़ होता है ना, वही लोग जाते हैं फिल्म देखने ज़्यादा। इंडिया का पॉपुलेशन है 150 करोड़, अगर हम चाहें तो फिर फिल्म को 1000 करोड़ तक अकेले ही पहुंचा सकते हैं, जैसे कि बाहुबली के टाइम में हुआ था। लोगों को पसंद आएगी तो फिर फिल्म ज़रूर जाएगी ऊपर। तो फिर ये जो चीज़ है ये दोनों में कॉमन है कि दोनों ही चाहते हैं कि लोगों को पसंद आए। लोगों को क्या पसंद आया, ये लोग एक्सपेरिमेंट करके करके उसके बाद सीखे हैं। कुछ लोगों को जल्दी सक्सेस मिल गई जैसे कि प्रशांत नील साहब, उसके बाद कुछ लोगों को डिकेड्स लग गए, मतलब 2 डिकेड्स लग गए, शायद 15 ईयर्स लग गए, 15 या फिर 12 ईयर्स तो लग ही गए। एस राजामौली का एक बड़ा फिल्म था छत्रपति, आपने तो देखा ही होगा, प्रभास का था। तो फिर एस राजामौली एक पक्के खिलाड़ी थे। पहले हम बात कर लेते हैं एस राजामौली के ऊपर कि एस राजामौली कैसे बनाते हैं अपने फिल्म्स को। एस राजामौली बहुत ही मतलब जमे हुए खिलाड़ी है तेलुगु इंडस्ट्री में। उन्होंने सारे बड़े एक्टर्स के साथ काम किया है। जूनियर एनटीआर को पहले जानते थे, मगधीरा में उन्होंने रामचंद्रन के साथ भी एक्टिंग काम किया है, डायरेक्टर थे उसमें। मगधीरा तो सक्सेसफुल हुई ही। उसके बाद उन्होंने भाई बहुत ही सारे चीज़ किया। उन्होंने रंगस्थलम देख के रामचरण को उठाया कि यार सुकुमार साहब ने इनको मतलब एक्टर का सही काम निकाला है भाई। एक्टर का सही काम जो निकालना है ना, ये RRR मूवी में हुआ है। मतलब इन्होंने एक गैप होता है, माइन्यूट सा एक रेंज होता है, उसके बीच में अगर होता है ना, एक्टर का एफर्ट जो होता है उस बीच में होना चाहिए। थोड़ा ज़्यादा हो गया तो फिर ओवर एक्टिंग बन जाती है, उसको लिमिट में रखना है। और ये जो काम होता है ये डायरेक्टर को आता है, और डायरेक्टर को अच्छे से एक्टर के साथ मिलना होगा, उनके साथ घुल मिल कर उनको जानना होगा कि उसका माइंडसेट क्या है। ठीक है। रामचरण जब RRR के लिए आए थे तब उनका जो था सीन, तब एस राजामौली ने बोला था कि उन्होंने बोला कि मैं एक मतलब एक कागज़ हूँ जिसपे कि किसी ने कभी मार्क नहीं किया है। आई एम ए ब्लैंक पेपर, पेंट ऑन मी एज यू लाइक इट। ओके, सो उन्होंने ये बोल दिया राजामौली सर को कि मैं तो भाई एक कोरा कागज़ हूँ, मेरे पे तुम जो भी लिखना चाहते हो, जो भी पेंट करना चाहते हो वो आपके ऊपर है। डायरेक्टर हो आप, और मुझे आप जैसे दिखाना चाहते हो वही आपको दिखाना है। स्टूडेंट नंबर 1, उसके बाद जूनियर एनटीआर के साथ उन्होंने बहुत सारे फिल्में किए हैं। तो फिर उनको वही पता था कि एनटीआर, नांदामूरी तारक रामाराव जी कैसे कहाँ पे देखेंगे, कब मुड़ेंगे, कब उनका होगा। उनके सारे मूवमेंट्स को, उनके सारे एक्शंस को उन्होंने पहले से ही मतलब माइंड में रख दिया था। मतलब उनके बीच में जो कनेक्शन होता है ना, कनेक्शन बन गया था। अपना जो हाथ वाला सीन है दोनों का, जो रामचरण और इनका, तो भाई ये चीज़ भी हम देख सकते हैं कि वहाँ पे आपको मिल जाता है। RRR में ये होता है। RRR और KGF चैप्टर 2 में क्या होता है डिफरेंस। KGF चैप्टर 2 में क्या होता है कि आपको एक ही हीरो मिलता है। RRR में आपको 2 हीरो मिलते हैं, मल्टी हीरो मिलता है। तो फिर यहाँ पे आपको क्या मिलता है, यहाँ पे आपको मिलता है डबल मज़ा। KGF 2 में भी मज़ा मिलेगा आपको, KGF 1 चैप्टर 1 में भी आपको मज़ा मिला था, बट RRR और KGF के बीच में जो डिफरेंस है ये बहुत ही बड़ी डिफरेंस है। ये डिफरेंस दिखती है भाई।
बाहुबली द कंक्लूजन, उसके बाद RRR, उसके बाद बाहुबली द बिगिनिंग, मगधीरा, उसके बाद जो है छत्रपति। भाई ये सारे फिल्म्स देखोगे आप एस एस राजामौली के, तो फिर उस फिल्म्स में एक चीज़ कॉमन है, फिल्म्स दिखते बहुत ही अच्छे हैं। और फिल्म्स जो दिखते हैं बहुत ही अच्छे हैं, उसके बाद उनका जो स्टोरी होता है वो ज़्यादा रिलेटेबल होता है। और स्टोरी रिलेटेबल होता है, उसके साथ ही वही स्टोरी ना थोड़ा मतलब उसका बताने का जो स्टाइल होता है ये अलग होता है। मतलब ये स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होता है। जैसे कि हमको पहले दिखाया गया भीम का पॉइंट ऑफ व्यू, भीम क्यों आया था RRR में अपनी मल्ली को बचाने के लिए, अपनी बहन को बचाने के लिए। और रामचरण का पॉइंट ऑफ व्यू अलग था, वो देश को बचाने के लिए आया था, हथियार लेने आया था। ये पॉइंट ऑफ व्यू दिखाते हैं। जैसे कि बाहुबली में वहाँ पे कटप्पा का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया गया था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ये चीज़ बहुत फेमस हो गया। उसके बाद बाहुबली में बाहुबली का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया गया था कि मामा आपने क्यों मुझे मारा। उसके बाद एक चीज़ है कि हमको बाहुबली के बीच में राणा डग्गुबाती का कैरेक्टर क्या था, भल्लाल देव, भल्लाल देव का भी दिखाया गया पॉइंट ऑफ व्यू, वो क्या करना चाहता था, पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया गया है। वहाँ पे ना कैरेक्टर बिल्डिंग सही से होता है और पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया गया है। KGF चैप्टर 2 में आपको कैरेक्टर बिल्डिंग तो होता है, बट चैप्टर 1 में बस बताते हैं कि ये इनायत खलील है, ये है अधीरा है, उसके बाद ये है, ये वो है, गरुड़ा ये है, गरुड़ा का छोटा भाई ये है। उसके बाद ये चीज़ सब दिखाया जाता है कि आपको इतना ज़्यादा कैरेक्टर पे फोकस नहीं किया जाता, बस आपको दिखाया जाता है ये एंथनी है, ये यहाँ पे राज करता है, ये सेट्टी है, ये है, ये वो है, ये देसाई है। तो ये सारे चीज़ आपको दिखाया जाता है, बट आपको इन डेप्थ नहीं जाता है। तो विजुअली कनेक्टिव बनाते हैं एस एस राजामौली का। मैंने एक इंटरव्यू देखा था संदीप रेड्डी भंगा के साथ। तो फिर आप जब इंटरव्यू देखते हैं तो फिर इन्हीं लोगों का इंटरव्यू देखिए जो कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जो कि फिल्म इंडस्ट्री का मतलब अंदर तक जाके उसको मतलब वैसे क्वेश्चंस पूछते हैं। भाई संदीप रेड्डी भंगा जो कि डायरेक्टर रह चुके हैं अर्जुन रेड्डी का, और मुझे लगता है शायद उन्होंने कबीर सिंह भी बनाया है, सही है कि नहीं मुझे पता नहीं, बट शायद उन्होंने कबीर सिंह भी बनाया है, मुझे जब तक कि मुझे लगता है, जहाँ तक कि मुझे लगता है। और कबीर सिंह ने तो आपने तो देखा ही होगा, बहुत ही अच्छी फिल्म बनी थी। तो फिर ये चीज़ भी है कि उन्होंने जो क्वेश्चंस पूछा था, उन्होंने ऑस्ट्रेलियन फिल्म एकेडमी फिल्म स्कूल से पढ़ा था। तो फिर उन्होंने वहाँ पे छत्रपति दिखा दिया था, ठीक है, एस एस राजामौली का फिल्म छत्रपति दिखा दिया था। वो लोग पागल हो गए, भाई इंडियन फिल्म छत्रपति कैसे, भाई ऐसा कैसे बना दिया। भाई यहाँ पे सब है, भाई एक्शन है, ड्रामा है, इमोशन है, सब कुछ है। छत्रपति नवरस, एस एस राजामौली की फिल्म में नवरस होता है, 9 रसस होते हैं, उसको एस एस राजामौली डालते हैं और ये विजुअली अपीलिंग होते हैं। उन्होंने बोला था कि आप एक फिल्म देख रहे हो, आपको फिल्म में कुछ समझ नहीं आया, बट फिर भी आप देख के ही चौंक जाओगे। भाई फिल्म है ये, फिल्म के हर एक फ्रेम पे उन्होंने काम किया, इसलिए 4 साल लगे। RRR एक ऐसी फिल्म है जिसको बनाने के लिए उनको 2 साल लगे, बाकी के 2 साल कोविड ने खा लिए। तो फिर चलेगा भाई 2 साल, बाकी प्री प्रोडक्शन ये सारे चीज़ मिला के भाई 1 साल, उसके बाद एक और साल, 1-2 साल, 3 साल मान लो। 3 साल में बनकर अगर एक फिल्म तैयार होती है, 3 साल मतलब क्या 365 इंटू 3 कर लेंगे, कितना हुआ 900, 180, 1080 एंड इसके बाद 1095 डेज। ओके ब्रो, इतना ज़्यादा लंबा टाइम, इतना ज़्यादा लंबा टाइम देखिए अगर कोई एक फिल्म बनाता है। बजट भी था, बहुत था, 550 करोड़। तो भाई ये वाले फिल्म बनाते हैं तो फिर आपको विजुअली अपीलिंग बनाना पड़ेगा। और वो वाला जो टाइगर सीन था भाई साहब, क्या ही सीन था भाई, भाई रोंगटे खड़े हो जाएंगे, भाई रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो जो सीन था जब जूनियर NTR आते हैं ना, एक केस से निकलते हैं, टाइगर्स आते हैं, उनको तो यंग टाइगर बोला जाता है तेलंगाना में, निज़ाम एरिया में उनको बहुत बड़ा नाम है। पहले तो भाई देखते हैं निज़ाम एरिया में क्या कलेक्शन हुआ है, उसके बाद देखते हैं इंडिया में क्या हुआ है। निज़ाम एरिया में कलेक्शन धुआंधार चल रही है भाई, वहीं से ही 100 करोड़ पार हो गई RRR। उसके बाद ये विजुअली अपीलिंग वाला जो चीज़ है RRR में आपने देखा होगा, बाहुबली में तो भाई बहुत बार देखा होगा कि विजुअली अपीलिंग थे चीज़ें ना, विजुअली अपीलिंग थे। आप अगर देखोगे एक सीन तो फिर आपको लगेगा कि भाई ये क्या ही सीन है, भाई क्या ही सीन है, मतलब ये CD बजाने का मन करेगा कि ऐसा सीन बनाते हैं, ऐसे ब्यूटीफुल सीन बनाते हैं। उसके बाद आपने तो देखा होगा वो जो राम और उसके बाद भीम का जो हैंड होल्डिंग वाला सीन था, ये वाला सीन बहुत ही अच्छा था भाई। उसके बाद उनका जो फायर वर्सेस वाटर वाला था वो भी बहुत ऊंदा लेवल का था, बेस्ट लेवल का था। और जब वो नीचे मिलते हैं ना, दोस्ती वाला सॉन्ग था, पूरब पश्चिम की दोस्ती, ऐसे जो चलती है ना दोस्ती, अमित त्रिवेदी थे हमारे म्यूज़िक कंपोज़र, वो थे वहाँ पे। हिंदी में अनिरुद्ध रविचंद्र थे जो कि तमिल में तेलुगु में वो बनाते हैं ना, हलमित्ती हबीबो,
वो जो संग आपने सुना है बीस्ट का, वही उन्होंने बनाया था। उसके बाद वो बीजीएम भी बढ़िया बनाते हैं भाई, क्या ही बीजीएम था। MM क्रीम, उनका नाम क्या है, किरवन, बट वहाँ पे हिंदी में उनको क्रीम बना दिया है नाम चेंज कर दिया भाई कूल लगने के लिए। बट फिर भी भाई एक चीज़ तो है, यहाँ पे विजुअली अपीलिंग बहुत ज़्यादा था। SS राजामौली अब एक पक्के खिलाड़ी बन चुके हैं इस इंडस्ट्री में, तो फिर उनके लिए बजट एक चीज़ नहीं है, मतलब बजट का वो सोचते नहीं है हमको ये बजट चाहिए तो चाहिए, हमको दो, हम करेंगे। क्योंकि उनका जो मतलब नाम बहुत ही बढ़ चुका है, बाहुबली के बाद वो बहुत ही ज़्यादा बड़े बन चुके, पहले तो बड़े थे अब बहुत ही बड़े बन चुके हैं। उनको कोई भी प्रोड्यूसर मना नहीं करेगा उतना पैसा देने के लिए, सब राजी है, सब दे देंगे। बट अब बात है हम प्रशांत नील के तरफ। प्रशांत नील का क्या चीज़ है, BGM भाई उनका रवि बसरूर सर जो कि बनाते हैं, उनका BGM नन्ना नी नारे नारे नन्ना रो नारे नारे ना, ये जो सॉन्ग था, ये जो BGM था भाई किसने बनाया था, रवि बसरूर सर ने बनाया था। और ये जो चीज़ है ना, दिल दहला देती है, दिल दहला देती है, रोंगटे खड़े कर देती है, आपको सारे इमोशंस टच कर लेती है भाई। मदर सन का जो रिलेशनशिप है उस फिल्म में जो दिखाया गया है भाई, क्या ही है भाई, नेक्स्ट लेवल का है ये चीज़। KGF चैप्टर 2 में आपको देखने को मिलेगा ये जो चीज़, मदर सन का रिलेशन। आप जब ख़त्म होगा फिल्म तब आप बैठ के उठ के आप बोलोगे कि भाई ये एक जो फिल्म था ना, ये मदर और सन के रिलेशनशिप को दिखाने वाला फिल्म था। ये ना रॉकी का फिल्म था, रॉकी द राइज द रूल जैसे कि पुष्पा द राइज द रूल में होगा, वैसा नहीं था भाई। यहाँ पे फोकस है बस माँ और बेटे के ऊपर, हीरोइन के पास फोकस नहीं जाता, रॉकी के ऊपर फोकस जाता है। बट रॉकी क्यों बना है, रॉकी क्यों बना है, यस तो रॉकी है, बट रॉकी क्यों बना है, रॉकी इसलिए रॉकी बना है क्योंकि उसके माँ ने उसको बोला था बेटा तू ये कर, तू दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बन, तो फिर इसलिए रॉकी बन रहा है। यहाँ पे कनेक्शन अलग है। रॉकी की माँ ने उनको बोला था कि बेटा तू दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बनेगा, और रॉकी बनने के लिए कोशिश करता रहता है और अपनी माँ को याद करता है। ये चीज़ अलग है राजामौली सर के पर्सपेक्टिव से। राजामौली सर के पर्सपेक्टिव में सब आता है, माँ आता है, बाप आता है, भाई आता है, बहन आती है, दोस्त आती है, सब आता है, सबका एक एक पर्सपेक्टिव होता है। बट मेन पर्सपेक्टिव दिखाया जाता है, उसके बाद आपको एक व्यू मिलता है, मतलब एक 360 डिग्री व्यू मिलता है कि लोग चाहते क्या है, कौन क्या है। और यहाँ पे बाहुबली अच्छा है, आपको पता था बाहुबली अच्छा है, उसके बाद उसके लोग अच्छे हैं, सब पता था। बट यहाँ पे अलग ही था। बाहुबली के टाइम में बाहुबली जो था उसके पापा बहुत ही रिनोर्ड लोग थे, मतलब वो तो राजा महाराजा थे, उनको तो सब जानते हैं। बाहुबली का सेम सीन था, छत्रपति भी आपने देखा होगा, मगधीरा देखा होगा। मतलब राजामौली के कैरेक्टर्स ना सब बड़े बड़े लोग होते हैं, मतलब सब एक पोजीशन लोग होते हैं, मतलब सब बड़े बड़े पोजीशन में होते हैं, सब बड़े बड़े मतलब उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है, इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं उनके मेन कैरेक्टर्स, जो कि ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखते हो समाज पे, सोसाइटी पे। बट यहाँ पे KGF में क्या था, रॉकी भैया नीचे से उठकर ऊपर तक जाते हैं और भी ऊपर जाएंगे। एक डायलॉग है ना, हमने कानून का अंगूठी पहनाई है, वो सलाम भी बोलेगा और साइन भी करेगा। क्या है, ऐसा कुछ था ना कि जो जेल वाला सीन था, जब जेल में रॉकी भैया आते हैं तो फिर रोल्स रॉयस लेके, उसके बाद उनका सारा हेलीकॉप्टर्स और लोग आ जाते हैं गन्स लेके। ये सीन भाई वंडर, भाई तूफान तूफान तूफान। देखेंगे KGF चैप्टर 2 और भाई हिल जाएगा, सिस्टम हिला देंगे भैया। तो फिर ये जो चीज़ है ना, हम देखेंगे KGF चैप्टर 2 में। KGF चैप्टर 2 का जो टोन था ना, ये थोड़ा नेगेटिव सा दिखाया गया है, मतलब डार्क टोन था। मतलब रॉकी भैया खुश नहीं है KGF में, नो वन इज़ हैप्पी इन KGF। RRR में सब हैप्पी थे, सब खुश थे, बट बीच में थोड़ा झगड़ा हो गया। बट फिर भी पार्ट सुड नाट 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 नाट, ये गाना आपने सुना होगा, क्या ही गाना था भाई। उस गाने का जो विजुअल अपील है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, विजुअली वो बहुत ही ब्यूटीफुल गाना है। और उस गाने को शूट किया है कीव में, यूक्रेन में, प्रेसिडेंशियल पैलेस में, बहुत ही अच्छी है। उसका नाम भी मुझे याद था बट अभी याद नहीं है मुझे, फिर बाद में याद कर लूँगा। बट वहाँ पे शूट किया गया भाई, क्या है गाना, क्या है भाई, गाना बहुत ही अच्छा है, उसका लोकेशंस बहुत ही अच्छे हैं। उसके बाद एक ही तो गाना है, उसके बाद तो सारे गाने मतलब दोस्ती के ऊपर या फिर इमोशनल गाने, विजुअली अपीलिंग गाना है, मतलब बहुत ही अच्छे हैं। KGF में जो गाना है, धीरा 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 है सुल्ताना, धीरा 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 है सुल्ताना, ऐसा कुछ है ना। मतलब ये गाना, ये मतलब भाई अलग लेवल का है। संस्कृत वर्ड्स का जो है ना,
एक होता है ना, एक बड़बड़ जैसे ऐसा कुछ है ना, ये खड़ा है हद से ज़्यादा, ये एड़ा है 56 इंच का सीना लेके धरती फाड़ के ये आया है, जोर से बोलो ये तो चीर देगा ए सुल्तान, ऐसा कुछ है ना। तो फिर ये जो गाना है उसके बीच में एक संस्कृत वाला श्लोक ऐड किया गया है। पुष्पा के एंड में जब रिवेंज लेके आता है भंवर सिंह शेखावत से, तो फिर उसका संस्कृत वर्ड संस्कृत उसका एक बीजीएम ऐड किया है। तो फिर ये भी चीज़ बहुत ही ज़्यादा होता है। हमने बात किया प्रशांत नील का और उसके बाद एस राजामौली का। तो फिर एस राजामौली का विजुअल साइड है, और यहाँ पे अपना जो है ना, अपना प्रशांत नील सर का पॉइंट ऑफ व्यू है कि कौन बता रहा है स्टोरी, कौन बता रहा है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्टोरी सुन रहे हैं। और राजामौली का केस था, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। यहाँ पर हमने कोमरम भीम का भी देखा था, भीमुड़ो कोमरम भीमुड़ो कोमरम भीमुड़ो धरती पे मिलना है तुझको, ऐसा कुछ था ना। उसके बाद और राम का अलग था, राम का जो बीजन था भाई क्या था, जननी वाला उसका बीजन था, बहुत ही अच्छा था। यहाँ पे रवि बसरूर का क्या है, रवि बसरूर केजीएफ के साथ कनेक्टेड है, और केजीएफ के मेकर्स प्रशांत नील, उनके तो बस 2 ही फिल्म्स बने हैं, तो फिर हम उनको जज भी कैसे करेंगे। उग्रम तो मैंने देखी नहीं, केजीएफ चैप्टर 1 से ही जज करूंगा, तो फिर केजीएफ चैप्टर 1 में उन्होंने जो काम किया है उसके बेसिस पे जज करेंगे, तो फिर उनका बीजीएम मैटर करता है। उन्होंने बोला कि भाई हॉलीवुड फिल्म्स इतने अच्छे क्यों होते हैं, स्टोरी तो सिंपल ही होती है, स्टोरी सिंपल होती है। गॉडजिला क्यों इतना बड़ा है भाई एंटमैन क्यों इतना बड़ा है, मतलब तुम एक छोटे से कॉन्सेप्ट को उठा के इतना बड़ा बनाते हो, उसका एक विजुअलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि तुम उसको मानते हो। लोग कैसे मानेंगे कि ये बात सच है भाई, रॉकी को लोग कैसे मानेंगे कि रॉकी सच में एग्जिस्ट करता है, रॉकी का इतना पावर है, रॉकी का इतना स्टैडम है, उसका इतना इन्फ्लुएंस है, तो वो लोग इसको कैसे मानेंगे। उसके लिए आपको थोड़ा लोगों के साथ इमोशंस के साथ छेड़खानी करनी पड़ेगी। गॉडजिला मूवी क्यों इतनी लोग मानते हैं भाई, इसलिए तो चलते हैं। केजीएफ चैप्टर 2 में भी वही होगा, आपको माना जाएगा, आपको मनाया जाएगा कि ये चीज़ सच में हो सकती है, और होएगी भी। और बीजीएम के ऊपर वो ज़्यादा ध्यान देते हैं कि अगर आप एक सीन देखो केजीएफ को, आप कभी म्यूट करके देखिए, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। केजीएफ एक चीज़ है जिसको कि आप म्यूट करके देखेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। RRR और बाहुबली एक चीज़ है जिसको कि म्यूट करके भी देखेंगे ना, फिर भी वही फील अलग होता है। अगर आप म्यूट करके भी देखेंगे अलग ही फील होता है, क्योंकि इसके पीछे का रीज़न भी अलग है, क्योंकि दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, दोनों का मेकिंग स्टाइल अलग है। केजीएफ बनाया जाता है अपने स्टोरी के ऊपर नहीं, अपने बीजीएम के ऊपर। स्टोरी तो नॉर्मल से होता है, रॉकी स्ट्रगल करता है, उठता है, मम्मी को प्रॉमिस करता है कि मम्मी मैं सबसे बड़ा आदमी बन के दिखाऊंगा आपको, होता है, करता है, गुंडागर्दी करता है, उसके बाद आगे बढ़ता है, स्ट्रगल करता है, जीत लेता है। ऐसा होता है, हमने कितनी स्टोरीज देखे हैं, बहुत देखा है। यहाँ पे एक चीज़ हो गई, विलन को उसने लास्ट में मारा और एक ही झटके में मार दिया। विलन को मारने के टाइम में रॉकी के साथ उसका क्लैश नहीं हुआ है, मतलब उनके बीच में गरुड़ा इतना बड़ा विलन था भाई, गरुड़ा इतना छोटा मोटा विलन नहीं था, गरुड़ा बहुत ही बड़ा विलन था। उसको दिखाया गया है इतना बड़ा विलन, मतलब इंडिया का सबसे पावरफुल मैन था वो। उसके बाद इतना बड़ा आदमी ऐसे एक झटके में मर जाएगा रॉकी के, ये ना बहुत बड़ी रिस्क था। बट प्रशांत नील साहब ने इसको देख लिया और इस रिस्क को उन्होंने सही से लिया, और झटके में रॉकी ने एक बार तलवार घुमाई और उसको मार दिया। तो फिर ये जो चीज़ है ना, एक बार में ही हो गई, और ये जो चीज़ किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि भाई विलन एक ही झटके में मारा जाएगा हीरो से, और रॉकी भाई एक ही मूवमेंट में, एक ही इंस्टेंट में बन जाएंगे केजीएफ के बादशाह। किसी ने सोचा होगा क्या? नहीं ना, बहुत ही बड़ा रिस्क फैक्टर था। केजीएफ को तो हम जज भी नहीं कर पाएंगे, 80 करोड़ में बनी थी फिल्म। यश ने बताया कि उनका जो सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर फिल्म था उसने कमाया था 50 करोड़, तो भाई यहाँ पे 80 करोड़ लगा है, मतलब बहुत ही बड़ा रिस्क था। फिर भी सबको पता था भाई पैन इंडिया फिल्म तो नहीं बनने वाली थी तब तक, जब उसके बाद जब बन गई तो सब ने डिस्कस किया, यश ने भी डिस्कस किया कि हमको ये पैन इंडिया फिल्म बनाना है। तो फिर हिंदी में डब किया, हिंदी डब तो बहुत ही घटिया थी भाई, भोजपुरी में कौन डब करता है भाई, प्योर हिंदी में डब करो ना, जब हिंदी बोलते हैं तो भाई हिंदी में डब करो, भोजपुरी में क्यों डब करते हो। तो भाई ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। केजीएफ चैप्टर 2 में तो आपको देखने को मिलेगा कि स्टोरी है। और एक बात मैं बोलना भूल गया कि भाई ट्रेलर की बात है, ट्रेलर में एस राजामौली और प्रशांत नील का अलग होता है। एस राजामौली के जो ट्रेलर्स आप देखोगे, उन ट्रेलर्स को देख के भाई तुम स्टोरी पता लगा सकते हो। बाहुबली 2 का कंक्लूजन का मैंने देखा था ट्रेलर, उसके बाद मुझे पता ही चल गया था कि
क्या होने वाला है, कंक्लूजन में क्या होने वाला है, तो भाई मुझे तो पता ही चल गया था, लगभग पता चल गया था। 50-60% मुझे पता था कि बाहुबली द कंक्लूजन में क्या होने वाला है। बट यहाँ पे भाई KGF चैप्टर 2 घंटा कुछ पता नहीं है मुझे, घंटा कुछ पता नहीं है कि क्या होने वाला है भाई। रमिका सेन क्यों उस पर अटैक करने वाली है, और उस बुक को, आनंद इंगलांगी का जो बुक था उसको क्यों जलाया गया, क्योंकि उसने शायद कोई लिखा होगा कि रमिका सेन ने अटैक कर दिया और मासूमों की जान चली गई, बहुत सारे लोग मारे गए, इसीलिए गवर्नमेंट नहीं चाहती कि सब लोग पता चले और रमिका सेन की सरकार गिर जाए, शायद ये रीज़न हो। और रॉकी ने एक इंटरव्यू ने बोला था, यश भैया ने एक इंटरव्यू में बोला था कि असल में विलेन वही है रॉकी। इस बार आपको पता होगा KGF चैप्टर 2 में रॉकी नहीं चलाएगा, KGF चैप्टर 2 में रॉकी नहीं चलाएगा, रॉकी ने किसी और को रखा होगा चलाने के लिए। रॉकी लाइमलाइट में नहीं आता है। रॉकी का ये जो डायलॉग था ना, कानून को हमने एक अंगूठी पहनाई है, वो सलाम भी ठोकेगा और साइन भी करेगा, ठीक है, काम भी करेगा, ऐसा कुछ था, काम भी करेगा और सलाम भी ठोकेगा, ठीक है, कानून उनके हाथ में है। तो फिर उन्होंने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को अपने पॉकेट में रखा है, ये चीज़ देखने को मिलेगा। KGF चैप्टर 2 को एक रिपोर्टर ने देख लिया, उन्होंने दिया है उनका रिव्यू, तो 5/5 दिया है उन्होंने कि ये फिल्म सारे मापदंडों पे खरा उतरी है और सारे बेंचमार्क्स को ये मतलब साबित कर पाए है कि आपने जो हाइप बना के रखा है इसके चारों तरफ जो हवा बनाया गया है कि KGF चैप्टर 2 इतना होने वाला है, सच में हुआ है। और ये जो प्रशांत नील साहब है, ये कभी कभार खुद को ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। रॉकी ने, यश ने भी बोला था एक बार कि ये प्रशांत नील साहब ना थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं खुद को कि ये चीज़ ये कर सकते हैं या फिर नहीं। और इंडस्ट्री में ये तो नया है तो फिर इनके लिए थोड़ा जम के रहना। उसके बाद उन्होंने बोला कि अभी तो मैं बस कमर्शियल फिल्म ही बनाऊँगा। और राजा मौली का जो होता है ना पॉइंट ऑफ व्यू होता है स्टोरी के ऊपर। भाई ये स्टोरी वाला एंगल तो मैंने बताया नहीं, तो फिर स्टोरी का जो होता है राजा मौली जी स्टोरी खुद लिखते हैं, उसके बाद खुद लिखते हैं, उनके पापा भी लिखते हैं, ठीक है, खुद स्टोरी लिखते हैं 3-4 महीने उसमें लिखते हैं। 3-4 ईगा जो मक्खी आई थी उसको तो एक महीने में लिखा था। RRR को शायद ज़्यादा टाइम लगा होगा, फिर भी भाई वो जो रिसर्च करते हैं, लिखते हैं, उन्होंने बताया कि वो मिक्स करते हैं महाभारत के कैरेक्टर्स, रामायण के कैरेक्टर्स। अगर हनुमान जी और कौन और ये मिल जाते, अगर ये मिल जाते तो फिर क्या होता, राम जी और ये मिल जाते तो फिर क्या होता, राम जी और वहाँ पे अलग जो था ये दोनों मिलके अगर फाइट करते तो फिर क्या सीन बनता, रामायण कैसे जाता। उनका खुद का एक इल्यूजन, मतलब ये बनाते हैं, अपना खुद का स्टोरी बनाते हैं, खुद का वर्ल्ड बनाते हैं, वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे बात करते हैं। और यहाँ पे प्रशांत नील साहब का तो सेम ही है भाई, ये तो नया है, इनके लिए क्या ही बात करेंगे कि ये तो अभी खुद को मतलब प्रूव कर चुके हैं, KGF के साथ, उग्रम के साथ भी प्रूव कर चुके हैं, तो फिर हम इनके बारे में क्या ही बताएंगे। 2 ही फिल्म बने हैं, उनका जो स्टोरी है ये स्टोरी बनाते हैं। मतलब अगर स्टोरी सलार में है, सलार में बनी है प्रभास के लिए, सलार नहीं बनी है यश के लिए, KGF 2 ही सही है, KGF 1 KGF 2 यश के लिए, सलार बनी है प्रभास के लिए। वो हीरो स्पेसिफिक स्टोरी लिखते हैं, जिसको जो भी सूट करेगा उसके लिए वो लिखते हैं। उनका मतलब बिजनेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिल्म में। यहाँ पे राजा मौली का इंपॉर्टेंट है स्टोरी, राजा मौली जी का स्टोरी इंपॉर्टेंट है ताकि लोगों को पसंद आए। स्टोरी में इतना डिटेल है भाई, RRR देखोगे हर एक चीज़ में, हर एक सीन में कोई चीज़ है रामायण से इन्फ्लुएंस है, मतलब इंस्पिरेशन लिया है RRR में। रामायण में कैसे सीता होती है और सीता अपनी अंगूठी देती है, मतलब राम ने अंगूठी दी थी ना हनुमान जी को, हनुमान जी जाते हैं लंका, सीता को दिखाते हैं, सीता जी को दिखाते हैं कि ये देखो मैं आया हूँ, राम जी से आया हूँ। तो फिर ये चीज़ यहाँ पे आलिया भट्ट ने दिया था, अपना लॉकेट का एक पार्ट दिया था, उसको उन्होंने रामचरण के पास लेके गए, दिखाया। ये चीज़ भी है। हनुमान, भीम को हनुमान दिखाया गया है, उसके बाद राम को, रामचरण को यहाँ पे राम का किरदार दिया गया है। उसके बाद है यहाँ पे जो विभीषण का जो है, लंका को जलाने के लिए विभीषण का भी हाथ था यहाँ पे। वो अंग्रेज़ लड़की जो थी, उसका नाम क्या था, जेनी, वो जो जेनी थी वो विभीषण के जैसी थी। वो वहाँ पे ब्रिटिश सरकार को गिराने के लिए यहाँ पे उसको हेल्प करती है। ये विभीषण का हो गया। उसके बाद है और क्या, और ये जो एनिमल्स वाला आपको पता होगा कि सेतु बंद करने के लिए, मतलब सेतु बनाने के लिए, राम सेतु बनाने के लिए राम जी ने एनिमल्स का हेल्प लिया था।
मतलब हमारे जो मंकीज़ थे, हनुमान जी, उसके बाद बानर सेना, वो सब मिलके, उसके बाद स्क्विरल्स, सब ने हेल्प किया था। मतलब वैसे ही सब ने हेल्प किया था राम सेतु बनाने के लिए, श्रीलंका जाने के लिए, सीता जी को रेस्क्यू करने के लिए, बचाने के लिए उनको। वैसे ही यहाँ पे भीम को हेल्प किया है सारे एनिमल्स ने। भीम ने पहले सीन में आपने देखा होगा, द फायर द वाटर वाला सीन में वो टाइगर को बचाने जाता है। तो फिर ये जो चीज़ है ना, ये भी उसमें है कि टाइगर को वो लेके जाता है और वहाँ पे यूज़ किया जाता है। मतलब ये राम जैसा उनको दिखाया गया है और राम को हेल्प करते हैं ये सारे एनिमल्स। और एक चीज़ यहाँ पे किडनैपिंग वाला सीन होता है, सीता को किडनैप करके ले जाता है रावण, और यहाँ पे मल्ली जो कि थी मतलब कोमरम भीम की मतलब एक बहन बोल सकते हैं, या फिर उनके गोंड जाति, मतलब ये जो गोंड होते हैं आदिवासी लोग, उनका एक वो लीडर था। तो फिर उसका ये फ़र्ज़ बनता है उसको रेस्क्यू करना। ये भी हो सकता है आपने सीता जी को भी उठा लिया था श्रीलंका में रावण ने, तो फिर राम जी भी गए थे, तो भाई ये चीज़ भी बन सकती है। और एक चीज़ बन सकती है भाई यहाँ पे, और क्या बन सकती है, रामायण जैसे यहाँ पे और भी बन सकती है कि ये रेस्क्यू वाला जो चीज़ होता है, जब पीछे बिठा लेता है भीम, जब पीछे बिठा लेता है राम को, मतलब रामचरण को, तो वो वाला सीन भी मैच करता है हनुमान जी और राम को। और हनुमान जी जैसे मिलाता है इसको, मतलब राम को और सीता को। और भी बहुत सारे लिंक्स बन चुके हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। और ये सारे चीज़ बनते हैं। और एस एस राजामौली और प्रशांत नील का जो चीज़ है, वो लोग यूनिक है अपने अपने तौर में। हम उनको जज नहीं कर सकते, हम किसी को बड़ा या फिर छोटा नहीं बोल सकते, सब अपनी अपनी जगह है। प्रशांत नील साहब को अपनी सेकंड फिल्म में सक्सेस मिली है। उसके बाद यहाँ पे एस एस राजामौली सर का 20 इयर्स का एक्सपीरियंस ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा हो चुका है इंडस्ट्री में। तो फिर उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस के बाद उनका फिल्म सक्सेस हुआ है। तो फिर ये भी चीज़ है, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट लाइफ्स एंड उनका लाइफ का स्टोरी अलग होता है, किसी को जज भी नहीं कर सकते। बट हम एक ऑडियंस पर्सपेक्टिव से, ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जज कर सकते हैं, एक सिनेमा लवर के पॉइंट ऑफ व्यू से जज कर सकते हैं। कोई भी छोटा नहीं है, कोई भी बड़ा नहीं है, किसी का फिल्म को हेट नहीं करना है। हम सब एक देश में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, और इंडियन फिल्म से ये सबको इक्वली लव करना है, रिस्पेक्ट करना है, सबको प्यार देना है, और सबके फिल्म्स को एडमायर करना है, अच्छी चीज़ों को एडमायर करना है। और हमको सीखना है डायरेक्टर से, एक्टर से, कि कैसे वो डेडिकेटेड है, उनका काम में क्या स्पिरिट है। तो फिर ये चीज़ भी हमको सीखना चाहिए। तो फिर दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। कंक्लूजन भी यही निकलेगा कि दोनों यूनिक है अपने अपने तौर में, किसी को जज करना सही नहीं रहेगा। और अपने अपने तौर में वो यूनिक है, उनको अपने तौर में रह, अपने अपने जॉनर में रह के, उसके बाद अपने अपने शूज़ में रह के उनको अपना काम करने दीजिए, उनको एडमायर कीजिए, उनके काम को रेस्पेक्ट कीजिए और रिस्पेक्ट के नज़रिए से देखिए। और तब जाके हम बना पाएंगे इंडिया को एक मतलब एक सिनेमा के लेवल पे हम एक बहुत ही ऊंधा लेवल पर जा सकते हैं, हॉलीवुड के लेवल पर जा सकते हैं। तो फिर चलिए दोस्तों ख़त्म करते हैं आज का वीडियो। बहुत बातचीत हो गई आज, 28 मिनट्स का वीडियो बन गया आज। तो फिर चलिए ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।